आज के समारोह में मंच पर उपस्थित श्री अटल डुल्लू साहब, जिनके नेतृत्व में कृषि और उससे संबंधित सभी विभाग प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब, जम्मू के निदेशक कृषि श्री के शर्मा साहब, सभागार में उपस्थित हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी सहयोगी, इफ्को के सभी अधिकारी, किसान एडवाइजरी बोर्ड के सभी मेंबर्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, सभागार में उपस्थित किसान भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, मैं हृदय से आभारी हूं डॉक्टर यूएस अवस्थी जी का, जिन्होंने सबसे पहले नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए गत वर्ष उपलब्ध कराई और नैनो डीएपी अब हिंदुस्तान में बनेगी, इसकी उद्घोषणा भी सबसे पहले जम्मू में ही हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने अवस्थी जी को भी सुना है, डुल्लू साहब को सुना है, प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब ने भी विस्तार से बताया है। आज से ठीक 200 साल पहले एक डैनियल वेबस्टर अमेरिकन लीडर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब खेत में हल चलेगा तभी समाज की अन्य इकाइयां काम कर सकेंगी, और इसलिए किसान जो है वो मानव सभ्यता का फाउंडर है। जिस दिन खेत में हल चलना बंद हो जाएगा उस दिन समाज का इंजन भी बंद हो जाएगा। ये 200 साल पहले जो शब्द उस समय डैनियल ने कहा था, मैं समझता हूं आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है और कितना बड़ा संदेश छिपा हुआ है। और इसलिए इजिप्ट में अभी यूएन क्लाइमेट समिट अभी संपन्न हुई है, अभी पूरी हुई है। भारत ने एग्रीकल्चर सिस्टम को लेकर बनाए जा रहे ड्राफ्ट पर लंबे समय से हम प्रतिक्रिया दे रहे थे एक देश के नाते, और इस बार भी बहुत खुलकर के हमारे देश ने अपनी राय रखी और ये बात कहा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तथा विश्व की फूड सिक्योरिटी के लिए ऐसी मिटिगेशन नीतियां बनानी होंगी जिसका असर खेती पर नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, आज मानव सभ्यता के ग्रोथ के लिए अधिक अन्न पैदा करने, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के रास्ते में अनेक चुनौतियों से देश का किसान जूझ रहा है। अगर मोटे तौर पर आप देखेंगे तो कुछ सीधे तौर पर ध्यान में आती हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, सॉइल की जिसकी चर्चा भी हुई है, गिरती हुई प्रोडक्टिविटी हो, बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान हो रहा है, कृषि के बढ़ते इनपुट कास्ट हों, कंज्यूमर मार्केट की बदलती हुई प्राथमिकताएं हों, क्रेडिट एक्सेस हो, मैकेनाइजेशन की डिमांड हो, और ऊपर से खेती को प्रॉफिटेबल बनाने का एक बोझ किसान के कंधे पर बराबर तलवार के रूप में लटकी हुई है। एक और चुनौती है कि नई पीढ़ी को कैसे खेती से जोड़ा जाए। इन चुनौतियों में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या खेत की सेहत बचा के रखना, और ये तभी संभव है जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य भी मैं समझता हूं यही है
किसान भाइयों को इफ्को की लिक्विड नैनो यूरिया से परिचित कराना। आप पहले से परिचित हैं। धरती की पैदावार बिना किसी कमी के जो भविष्य की ग्रोथ है उसका मार्ग कैसे प्रशस्त हो सकता है। मैंने पहले जिन चुनौतियों का जिक्र किया, एक नई चुनौती आई है और वो मेरे पहले लोगों ने बताया है कि फर्टिलाइजर को भी कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सके। हमारे देश में और पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ है। जनसंख्या बढ़ रही थी, हर किसी के प्लेट में पर्याप्त भोजन हो इसके लिए विस्तार भी हुआ है और मोटे तौर पर दुनिया में लगभग 40% जमीन पर आज खेती हो रही है। एक बार फिर दूसरे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन तथा किसान भाइयों की प्राथमिकताओं और आजीविका में आमूलचूल परिवर्तन के प्रयास हो रहे हैं। उसके साथ बात यह भी उठ रही है कि दूसरे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए खेती के इनपुट को कम करके और कैसे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाया जा सके ताकि हमारी जमीन भी भविष्य में उपजाऊ रहे और किसान को आर्थिक कर्ज के बोझ तले न दबना पड़े। जब भी उपज और पर्यावरण की बात होती है तब सबसे पहले दिमाग में किसी के फर्टिलाइजर की ही तस्वीर उभरती है। उसमें भी यूरिया सबसे ऊपर होता है। यूरिया के बिना हम खेती की कल्पना कर ही नहीं सकते थे आज के युग में। लेकिन ये भी सच है कि 2/3 कार्बन फुटप्रिंट के लिए ये यूरिया ही जिम्मेदार है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर कृषि से प्रेरणा लेते हुए अभी डॉक्टर अवस्थी जी ने बताया, इफ्को के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने लिक्विड नैनो यूरिया डेवलप किया। मैं मानता हूं कि आधुनिक युग के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित होने वाला है। ये प्रदूषण भी कम करेगा, आवश्यकता को आधा करेगा और न्यूट्रिशन क्षमता भी बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया है, आधा लीटर लिक्विड नैनो यूरिया की बोतल 1 बोरी यूरिया के बराबर है और इसकी कीमत भी नॉर्मल यूरिया से कम है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हुए दुनिया के 17 कृषि प्रधान देशों में नैनो यूरिया मिले, इसके लिए इन्होंने MOU साइन किया है। लगभग अगस्त में पिछले साल हमने पहली खेप पाई थी और अब तक नैनो लिक्विड यूरिया की जो बॉटल है 3 लाख बोतल लिक्विड नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर को अब तक मिल चुकी है। 2.5 लाख से ज्यादा लिक्विड नैनो यूरिया किसानों ने खेती में इस्तेमाल की है। मैं आभारी हूं इफ्को परिवार का और डॉक्टर अवस्थी जी का विशेष रूप से कि हर समय जम्मू कश्मीर के किसानों की मदद के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर की मदद के लिए वो आगे आते हैं। इन्होंने अभी बताया आपको कि स्प्रेयर भी किसानों को उपलब्ध करा रही हैं। इफ्को स्प्रे ड्रोन्स की व्यवस्था भी की गई है। जम्मू के अकलपुर तथा कश्मीर घाटी के वाईकेपुरा गांव को इफ्को नैनो फर्टिलाइजर मॉडल विलेज के रूप में भी घोषित किया गया है। मुझे उम्मीद है ये प्रयास खेत के स्वास्थ्य और किसान की आय दोनों का ध्यान रखेगा। ये सच है कि गांव आज नए सपने देख रहे हैं। किसान भाइयों के जीवन में नई आकांक्षाओं का उदय होने लगा है। इसके लिए जरूरी है खास तौर से जम्मू कश्मीर प्रशासन और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के हमारे सभी सहयोगी वो हर संभव प्रयास करें
जो किसानों के सपनों को पूरा कर सके और उनकी आकांक्षाओं को नई ऊंचाई पर पहुंचा सके। लागत कम हो, मुनाफा बढ़े, खेती अस्थायी रूप से फायदे का सौदा हो। पिछले 2 वर्षों में कई निर्णय हम सबने किए हैं। संभव कोशिश भी की गई है और ये प्रयास भी हो रहा है कि अब निर्णय फाइल से निकलकर खेत तक पहुंचे। पिछले वर्ष हमने एग्रीकल्चर में 3.9% की ग्रोथ देखी थी। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी में देश की तुलना में, देश के अन्य भागों से अगर हम तुलना करते हैं तो बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी में ज्यादा हुई है। भविष्य में ये बढ़ोतरी और ज्यादा हो, आने वाली हमारी नई पीढ़ी खेती की ओर उन्मुख हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। डुल्लू साहब ने बताया, किसानों से भी बातचीत हुई है, हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स भी, देश के अनेक कृषि विशेषज्ञ भी। उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं, कई बार उसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो भी उस अपेक्स कमेटी ने 29 इंटरवेंशंस प्रस्तावित किए हैं, हम सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि उसे पूरी तरह जमीन पर उतारा जाए। चाहे वो जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति हों, अध्यापक हों। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इस बार हम लोग पूरी तरह से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। किसान भाइयों को भी पूरी तरह से जोड़ना चाहते हैं। मुझे याद है जब पहले दिन डुल्लू साहब ने प्रेजेंटेशन किया था और उसके बाद समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी बात रखी थी, चर्चा के बाद तो हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स भी थे। मैंने उनसे एक ही निवेदन किया था कि भाई इसमें जितना पैसा लगाना है उसका इंतजाम तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन केवल पैसे के इंतजाम से ये योजना जमीन पर लागू हो जाएगी, ये संभव नहीं है। आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि कल बजट को लेकर के हम लोग बैठे थे, डुल्लू साहब भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, बजट के हमारे संबंधित अधिकारी हैं वो लोग भी थे। मैं इस सभागार में ये बात कह सकता हूँ कि एक्सपर्ट कमेटी ने बजट में जो अपेक्षा रखी है उसको हमने पूरा कर दिया है और वो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है और मैं आज ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जोश मैंने कश्मीर डिवीजन में देखा है वो जम्मू में अभी नहीं देखा है। इसको अन्यथा कोई न ले, मैं ईमानदारी से बात कर रहा और जम्मू के लोगों से भी, किसानों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मसंतोष की जो भावना हो जाती है कि इतना है, बहुत है, अब क्या करना है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अपने सभी साथियों से मैं बहुत विनम्रता पूर्वक के निवेदन करना चाहता हूं। जैसा डुल्लू साहब ने बताया कि अगर इसको हमने जमीन पर लागू कर दिया तो यकीन मानिए 13 लाख परिवारों का जीवन हम बदल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के 70% लोगों का भविष्य हम संवार सकते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और अगर इस जिम्मेदारी को आपने निर्वहन किया तो यकीन मानिए आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम उसमें स्वर्णाक्षरों में होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जी जान से जुट करके इसको हमें क्रियान्वित करना है। और जम्मू के किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें आत्मसंतोष के भाव से बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, संतोष अच्छी बात है, लेकिन केवल संतोष करके हमें देश को आगे बढ़ाना है, उसमें जम्मू कश्मीर की भूमिका महत्वपूर्ण हो, ये काम भी हमें करना है। फिर अगर दुनिया में भारत नॉलेज इकॉनमी और संपन्न राष्ट्र बनना है, समर्थ राष्ट्र और सक्षम राष्ट्र बनना है, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आपका भी पूरा सहयोग मिले, ये मेरी आपसे अपेक्षा है, मेरा निवेदन है। आज के अवसर पर इतनी ही बात कहता हुआ मैं अवस्थी जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं
और डुल्लू साहब और उनकी टीम को, क्योंकि मैं भी मोटे तौर पर 26-27 महीने से देख रहा हूं, जो उत्साह एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के हमारे सहयोगियों में इस समय है, ऐसा उत्साह मैंने पहले नहीं देखा था। मैं आप सबसे ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें हम, और जम्मू कश्मीर के भविष्य को बनाने में हम अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।